हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम सभी ने समुद्री जल के गुणधर्म प्रकरण की शुरुआत की थी, जिसमें हमने समुद्री जल के तापमान के बारे में देखा। उसके बाद हम सभी ने क्षारता के बारे में अध्ययन किया। आज जो है हम समुद्री जल की क्षारता का वितरण देखेंगे कि समुद्री जल की क्षारता का वितरण कहाँ पर किस प्रकार से है। तो पृथ्वी के तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता आदि बातें समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करती हैं। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने 3 यहाँ पर ग्लास लिए थे। एक को हमने सूर्य किरण के पास रखा था और 2 को हमने कमरे में रखा था। उन दोनों में से भी एक को हमने एकदम सेपरेट नमक का पानी मिलाकर उसे उसी प्रकार से रख दिया था, और एक में नमक का पानी मिले होने के बावजूद उसमें हम रोज जो है मीठे जल डाल रहे थे। तो इसी प्रकार से इससे हमें ये सबक मिलती है, यह हमें सीखने के लिए मिलता है, यह समझ में आता है कि मीठे जल की आपूर्ति और असमानता आदि बातें जो हैं समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो ध्यान में रखिए, उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पृथ्वी के तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता, ये आदि बातें समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करती हैं। उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था विषुवत रेखा, तो जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर या एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था कि यहाँ पर नमक का घोल वाला पानी जो था वो ग्लास हमने सूर्य किरण के सामने रख दिया, तो वह उष्ण कटिबंध का तापमान हो गया। तो जहाँ पर उष्ण कटिबंध में, जहाँ पर गर्म, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीभवन की गति भी अधिक होती है और इसीलिए समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है, मतलब वह जो है क्षारीय अधिक होता है। तो कहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंध में जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पीभवन की गति भी अधिक होती है, जिसके कारण सब पानी जो है वह भाप बनकर ऊपर चला जाता है और केवल क्षार बचता है। और यही कारण है कि समुद्री जल में क्षार की मात्रा अधिक होती है। एक प्रश्न बनता है कि किन स्थानों पर समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीभवन की गति अधिक होती है और यही कारण है कि समुद्री जल की क्षारता वहाँ पर अधिक होती है। विषुवत रेखा में से साधारणतः 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच शांत पेटी में आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए होते हैं और प्रतिदिन आरोही प्रकार की यहाँ पर वर्षा होती है। और इसी प्रकार से उष्ण कटिबंध के कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदियां महासागर में मिल जाती हैं। इस कारण वहां पर मीठे जल की आपूर्ति अधिक होती है। अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, परिणामतः इन प्रदेशों में क्षारता का प्रमाण भी साधारण होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जैसे कारण लिखो के लिए आपको पूछा जा सकता है कि विषुवत जो प्रदेश है वहाँ पर क्षारता कम होती है। तो यहाँ पर विषुवतीय प्रदेश में क्षारता कम होने का यही प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर विषुवत रेखा से सामान्यतः 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो रेखा के बीच शांत पेटी में आकाश में अधिक समय तक घने बादल छा जाते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन रोज जो है आरोही प्रकार की वर्षा होती है। दूसरा कारण है कि उष्ण कटिबंध के कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदी महासागर में आकर मिल जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति जो है वह अधिक होती है और परिणामतः प्रदेश में
क्षारता का प्रमाण, क्योंकि यहाँ पर मीठी नदियाँ जो है वो आकर महासागर में मिल रही हैं। जैसे हमने तीसरे क्लास का एग्जाम्पल देखा था कि उसमें हम क्या कर रहे थे, क्षार में रोज जो है मीठा जल डाल रहे थे। तो जब मीठा जल डालते हैं तो वहाँ पे क्षार का प्रमाण जो है वह साधारण होता है। अब इसी तरह से हम मध्य अक्षांश का देखेंगे कि मध्य अक्षांश रेखी पट्टियों में 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण वर्षा कम होती है और नदियों से आने वाले मीठे जल की यहाँ पर आपूर्ति भी कम होती है, और जिसके कारण इस पट्टे में मरुस्थल प्रदेश आते हैं, अर्थात सूखा, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है या न के बराबर होती है। और यही कारण है कि इसलिए वहाँ के समुद्री जल में क्षारता अधिक दिखाई देती है। अब यहाँ पर कारण लिखो के लिए यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य अक्षांश रेखी पट्टे में समुद्री जल के क्षारता का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि 25 से 35 अक्षांश रेखी के बीच, दोनों गोलार्धों में का प्रदेश मध्य अक्षांश रेखी पट्टा है और इन पट्टों में वर्षा जो है वह अधिक होती है। और इसी प्रकार यहाँ नदियों द्वारा होने वाले मीठे जल की आपूर्ति भी बहुत ही कम होती है। विश्व के प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश भी इन्हीं पट्टों में हैं और इसीलिए आसपास के जो समुद्र हैं उसमें वाष्पीभवन की गति अधिक होती है और इन कारणों से जो मध्य अक्षांश रेखी पट्टी है वहाँ पर क्षारता, समुद्री जल में क्षारता की मात्रा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण अर्थात ठंडा प्रदेश। तो समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने से कारण वहां पर तापमान कम हो जाता है और वैसे ही बर्फ पिघलने से यहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण इस कटिबंध में बढ़ते अक्षांशों के कारण समुद्री जल की क्षारता कम होती है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि समशीतोष्ण कटिबंध में समुद्री जल की क्षारता की मात्रा कम होती है। तो पहला कारण हम लिखेंगे कि समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य किरणें तिरछे पड़ने के कारण तापमान कम हो जाता है। दूसरा, वैसे ही बर्फ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति होती है और यही कारण है कि इस कटिबंध में बढ़ते अक्षांशों के कारण समुद्री जल का जो पानी है उसमें क्षारता कम होती है। अगला है कि ध्रुवीय प्रदेश, जो ध्रुव के पास के प्रदेश हैं, तो ध्रुवीय प्रदेश की ओर का तापमान बहुत कम होता है, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। गोलार्ध में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की ओर है वह उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर है वह दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि खाली स्थान प्रदेशों की ओर का तापमान बहुत कम होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर का तापमान बहुत कम होता है और ध्रुवीय प्रदेशों में वाष्पीभवन की गति जो है वह भी बहुत कम होती है और इस कारण समुद्री जल की क्षारता कम होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्री जल की क्षारता बहुत कम होती है। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर तापमान बहुत कम होता है। दूसरा कि ध्रुवीय प्रदेश में वाष्पीभवन की गति कम होती है और यही कारण है कि यहाँ पर समुद्री जल की क्षारता बहुत कम होती है। अब अगला देखेंगे हम कि यहाँ पर जो भूविष्टिक समुद्र हैं, अर्थात जो समुद्र के, जो पृथ्वी के नीचे भूविष्टिक समुद्र में, तो वहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह भूविष्टिक समुद्र की क्षारता अधिक होती है। जो हम नॉर्मली आप समुद्र देखते हो
तो वो भूवैष्टिक समुद्र जो खुले हैं, जमीन पर है। तो खुले समुद्र की क्षारता उसकी तुलना में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि भूवैष्टिक समुद्र में वाष्पीभवन की गति अधिक होती है और वैसे ही बड़ी नदियों की ओर से होने वाली जल की आपूर्ति का यहाँ पर अभाव होता है, अर्थात यहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति नहीं होती है। इसलिए भूवैष्टिक समुद्र तथा खुला समुद्र इन दोनों की क्षारता में भिन्नता दिखाई देती है। तो भूवैष्टिक जो भूमि के अंदर है समुद्र, और दूसरा खुला समुद्र जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में क्षारता की मात्रा में हमें भिन्नता दिखाई देती है। भूमध्य सागर की औसतन क्षारता लगभग 39% है, तो दूसरे महासागर में क्षारता का प्रमाण अधिक होने वाला अटलांटिक महासागर की औसतन क्षारता 35% होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भूमध्य सागर की औसतन क्षारता खाली स्थान है तो कितनी है? यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है 39% है। और दूसरी तरफ क्या है कि अटलांटिक महासागर की औसतन क्षारता कितनी प्रतिशत है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है यहाँ पर कि इसकी क्षारता 35% है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जगह पर क्षारता का प्रमाण जो है वह हमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब हम आगे देखेंगे समुद्री जल का घनत्व, कि समुद्री जल का घनत्व किसे कहते हैं और घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है। तो घनत्व समुद्री जल के तापमान और क्षारता, ये दो गुणधर्म समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जल के घनत्व को कौन नियंत्रित करता है? तो समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह तापमान और क्षारता, जो आपने इसके पहले और दूसरे वीडियो में देखा है। तो तापमान और क्षारता ये दो गुणधर्म समुद्री जल को नियंत्रित करते हैं। अर्थात तापमान कम हुआ तो जल का घनत्व बढ़ जाता है। तो एक प्रश्न बनता है, तापमान कम होने पर जल का घनत्व बढ़ता है, सही गलत? तो यहाँ पे क्या है? बढ़ता है, तो सही। या तापमान कम होने पर जल के घनत्व पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है तापमान कम होने पर जल का घनत्व बढ़ता है। ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है, ध्यान में रखिए, जो ठंडा पानी होता है उसका घनत्व हमेशा अधिक होता है। वैसे ही अधिक क्षारता होने के कारण जल का घनत्व भी अधिक होता है। क्षारता की अपेक्षा तापमान, यह गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है। तो यहाँ पर क्षारता की अपेक्षा अर्थात क्षार की अपेक्षा यहाँ पर जो तापमान है, क्षारता की अपेक्षा यहाँ पर तापमान का प्रभाव यह अधिक प्रभावित करता है समुद्री जल को। इसलिए कुछ समय तक अधिक क्षारता होने के कारण जल की परतों का तापमान कम होने से भी उस जल का घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपको भौगोलिक कारण के लिए कि कुछ समय तक अधिक क्षारता होने के कारण जल की परतों का तापमान कम होने से भी उस जल का घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट कि ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है, वैसे ही अधिक क्षारता होने के कारण जल का घनत्व भी अधिक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि क्षारता की अपेक्षा तापमान या गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है और इसलिए कुछ समय तक अधिक तापमान होने के कारण अगर तापमान अधिक होता है तो जल की परत का तापमान कम होने से भी उस जल का घनत्व जो है अन्य जल की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। और इसका उल्टा प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके विपरीत अगर अधिक तापमान
एवं क्षारता कम होने वाले समुद्री जल का घनत्व कम रह जाता है। मतलब तापमान अधिक है लेकिन उसमें क्षारता जो है कम है, तो ऐसे समुद्री जल का घनत्व कम रहता है। तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। तापमान जो है तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। अब इस तरह से हम इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। जैसे आकृति जो है हम 6.10 देखेंगे। ये हमारी आकृति दी गई है जिसमें तापमान बताया गया है, क्षारता या प्रति हजार में बताया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर घनत्व बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों को हम देखेंगे। ये तीनों ग्राफ एक साथ देखेंगे कि यहाँ पर तापमान जो है वह अंश में है और क्षारता के बारे में बताया गया और घनत्व के बारे में बताया गया है। देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बढ़ती गहराई के कारण तापमान, क्षारता और घनत्व इन तीनों में से क्या कम होता है? तो जैसे जैसे अगर गहराई बढ़ती है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो गहराई है, तीनों में गहराई जब बढ़ती है तो बढ़ती हुई गहराई के कारण तापमान और क्षारता कम होती है। यहाँ पर ये जो तापमान है, तापमान कम होता है और क्षारता कम होती है, लेकिन यह जो घनत्व है वह बढ़ जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि घनत्व बढ़ा है किंतु तापमान और क्षारता में कमी आती है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रश्न पे, इस ग्राफ के आधार पर आपको ग्राफ रीडिंग के लिए पूछा जा सकता है, आलेख पठन के लिए। कितनी गहराई के बाद इन घटकों का बदलाव शून्यवत हो जाता है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1000 के बाद, यहाँ पे तीनों में 1000 के बाद यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो पृष्ठभाग से, पृष्ठभाग अर्थात ये शून्य से लेकर, तो पृष्ठभाग से यहाँ पर 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व, ये सभी तीनों घटकों में कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी गहराई तक इन घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक होती है? तो अधिक कहाँ पर होती है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि 500 मीटर, यहाँ पर भी जब 500 पे है तो यहाँ पर क्षारता अधिक है, यहाँ पर भी 500 में है तो घनत्व अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि पृष्ठभाग से 500 मीटर की गहराई में समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीनों घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीनों घटकों में सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान में रखिए, तापमान जब कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है कि जब समुद्री जल का तापमान यहाँ पर कम होगा तो उसमें उसका घनत्व बढ़ेगा। अगर क्षारता कम होगी तो क्षारता कम होने पर यहाँ पर घनत्व कम होगा। परंतु क्षारता कम होने पर भी यदि तापमान कम होता है, अगर तापमान भी कम है तो यहाँ पर घनत्व बढ़ जाता है। तो ये जो है सहसंबंध आपको समझना है कि तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है, क्षारता कम होने पर घनत्व कम होता है, और परंतु क्षारता कम होने पर यहाँ पर तापमान कम होता है और घनत्व बढ़ता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। इस तरह से आपको ग्राफ रीडिंग के लिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि किस तरह से इसका स्पष्टीकरण है। तो ध्यान में रखिए
कि जो ये आकृति आपने देखा, समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व की गहराई के अनुसार उसका वितरण हमने देखा। तो उसमें क्षारता, तापमान और घनत्व की औसत मात्रा समुद्री जल की गहराई के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। और समुद्री जल का घनत्व भी, ये जो समुद्री जल का घनत्व है, तो समुद्री जल का घनत्व भी तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। और इन तीनों आलेख में निरीक्षण करने से यह ध्यान में आता है कि ऐसे विशेष गहराई के बाद तथा तीनों घटकों की गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं होता। जैसे हमने कहा कि 1000 मीटर की गहराई के बाद यहाँ पर समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीनों पर कोई भी प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। किंतु समुद्र पृष्ठ से साधारण अगर हम 500 मीटर की गहराई में अंतर देखें तो वहाँ पर हमें अंतर दिखाई देता है। ये जो आलेख के वक्र हैं, ये इसे वक्र कहते हैं, जो लाइनें हैं, तो ये जो आलेख के वक्र हैं तो इनमें उतार चढ़ाव हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर यह कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है। तो वक्रों में उतार इस भाग में तीनों ही घटकों में एक के लिए कम ज़्यादा होने पर दिखाई देते हैं। ये जो लाइनें हैं ये आड़ी टेढ़ी या कम ज़्यादा हुई है, उसका प्रमुख कारण है जब तापमान अधिक होता है या क्षारता अधिक होती है, कम होती है, तो जो भी चीज़ें इसमें कम और अधिक होती है तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 1000 मीटर के बाद भी तीनों घटकों के प्रमाण में बदलाव नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तब उसका तापमान हो वह भी बराबर हो जाता है, क्षारता, घनत्व, तीनों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो एक रिक्त स्थान के लिए क्वेश्चन बनता है कि खाली स्थान मीटर के बाद तापमान, क्षारता और घनत्व में के प्रमाण में बदलाव नहीं आता, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है 1000 मीटर। साधारणतः अगर हम देखें तो 500 मीटर की गहराई तक समुद्री जल का पृष्ठीय समुद्री जल कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पृष्ठीय समुद्री जल किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि साधारणतः 500 मीटर की गहराई तक जो समुद्री जल होता है उसे हम पृष्ठीय समुद्री जल कहते हैं। और इस जल पर ये जो 500 मीटर की गहराई के हैं, यहाँ पर आप आलेख में देख रहे हो जो 500 मीटर की गहराई पर हैं, तो इन सभी पर इतनी गहराई तक के पानी को हम पृष्ठीय समुद्री जल कहते हैं। और इस जल पर पवन, सूर्य, प्रकाश, इनका समुद्री परिणाम हमें दिखाई देता है। पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्री प्रवाह के स्वरूप में देखने को मिलती हैं। अधिक गहराई तक पवन, सूर्य प्रकाश एवं समुद्र जल का प्रवाह, इनका परिणाम नहीं होता है। और उसी कारण समुद्री जल के तीनों घटकों में 1000 मीटर की गहराई के बाद हमें इसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से समुद्री प्रवाह की निर्मिति, यह समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण समुद्री प्रवाह या वैश्विक तापमान के नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। और समुद्री प्रवाह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है और इसीलिए प्रादेशिक जलवायु और समुद्री प्रवाह का परिणाम होता है। अब यहाँ पर कारण लिखो के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्री प्रादेशिक जलवायु और समुद्री प्रवाह का परिणाम होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना होगा कि समुद्री प्रवाह की निर्मिति यह समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण होता है। दूसरा कि समुद्री प्रवाह यह एक वैश्विक तापमान में के नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट, समुद्री प्रवाह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है और इसीलिए प्रादेशिक जलवायु पर पृथ्वी पर समुद्री प्रवाह का परिणाम होता है।
तो इस तरह से हमने जो है समुद्री जल के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर उसके तापमान के बारे में देखा, उसकी क्षारता के बारे में देखा और समुद्री जल के घनत्व के बारे में हमने अध्ययन किया।